हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशा सिंह ठाकुर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड विषय गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ शासन की योजना लॉकडाउन के समय पढ़ई तुहर दुआर के अंतर्गत हमारे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कक्षा के तहत हम आज की कक्षा में आगे बढ़ते हैं और पढ़ई तुहर दुआर के तहत हम आपके द्वार पे आ चुके हैं। बच्चों, आपके सामने क्या दिखाई दे रही है? आपके सामने एक बिल्डिंग की आकृति, एक पिरामिड की आकृति दिखाई दे रही है। इसको यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें ज्यामिति की एक आकृति दिखाई दे रही है। ये इस तरफ वाली आकृति जो है त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे त्रिभुज दिखाई दे रहा है। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो त्रिभुज आकृतियों की हैं। भवनों में हम त्रिभुज आकृति का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो आधार है वो इसके भार को संतुलित करता है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा भार आधार पे ही होता है और ये उसे संतुलित करता है। इसके अलावा बच्चों, जब आप अपने कक्षा में, स्कूल में शिक्षक के साथ स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाने के लिए साला को सजाने में जिस चीज़ का प्रयोग करते हो जिसे हम तोरण कहते हैं, उसकी भी आकृति त्रिभुज के समान होती है। पराठा बनाते हैं वो भी त्रिभुज की आकृति का होता है। और इसी तरह पूजा के स्थल पे हम झंडे या पताका लगाते हैं। पताका जो लगाया जाता है उसकी आकृति भी त्रिभुज की तरह होती है। इसके अलावा जैसे ही आप अपनी गणित की कंपास बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें रखा सेट स्क्वायर, वो भी त्रिभुज की आकृति का है। पढ़ते पढ़ते पन्ने अगर नीचे की तरफ से मुड़ जाते हैं और बाद में आप उसे खोल के देखते हो तो वो भी छोटे छोटे त्रिभुज की आकृतियों के रूप में ही होते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमारे आसपास बहुत सी त्रिभुज आकृतियां हैं जिसका अध्ययन हम आज करेंगे, जानेंगे कि त्रिभुज क्या है। तो चलिए अध्याय 9 गणित में कक्षा 6वीं त्रिभुज के तहत बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे प्रारंभ में एक बिंदु से शुरुआत करते हैं। बिंदु, जिसे इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, इसकी सामान्य नेत्र से देखने पे कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। अगर हम आगे बढ़ें तो ये हमारे सामने एक स्लाइड्स है। स्लाइड में देखिए हमको एक बिंदु दिखाई दे रहा है ना, जिसे हम नाम भी देते हैं और नाम हमने यहाँ पे दिया है बिंदु का, बिंदु ए। यहाँ पे हमें बिंदु की थोड़ी चौड़ाई दिखाई दे रही है, लेकिन हम मॉडल को समझने के उद्देश्य से इस तरह का लिए हैं। और मॉडल का अर्थ यही होता है कि किसी चीज़ को हम बता सकें, लेकिन ये वास्तव में सामान्य नेत्र पर देखने से इसकी क्या होती है कि लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई अर्थात मोटाई नहीं होती। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हमने 2 बिंदु लिए। कितने बिंदु लिए हैं यहाँ पे बच्चों? हमने 2 बिंदु लिए। एक का नाम हमने रखा है P और दूसरे का नाम रखा है हमने Q। और जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होती है। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का खंड। जैसे ही हम रेखा शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक अनंत तक जाने वाली रेखा होती है जिसकी अनिश्चित नाप होती है, जिसे हम नाप नहीं सकते, लेकिन हम इसके कुछ टुकड़े लेते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं PQ। तो ये PQ की लंबाई जो है ये रेखा का एक भाग है, एक खंड है, इसीलिए इसे रेखाखंड कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। तो 2 बिंदुओं से मिलकर ये बना। अब इसे हम एक स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 2 बिंदु हैं, P और Q, जिसे एक दोनों को जोड़कर एक रेखा बनाई गई है, तो इसे हम रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। A बिंदु, ये, और ये B बिंदु और ये C बिंदु। 3 बिंदु हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तीनों बिंदु को हम मिलाते हैं। अगर मिलाते इस प्रकार हैं कि B बिंदु पे दोनों आके मिलते हैं,
तो बी बिंदु पे दोनों आके मिलते हैं, तो ये ए बी सी शीर्ष कहलाता है। और जिस बिंदु पे यहाँ पे आके ये मिल रहे हैं यही हमारा शीर्ष है यहाँ पे बिंदु भी। और यहाँ पे ये जो दोनों रेखा के बीच का फैलाव है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कोण कहते हैं, इसे कोण कहते हैं। तो दो रेखा अगर एक ही बिंदु पे शीर्ष पे मिलती है और उसके बीच का जो फैलाव होता है उसे हम कोण कहते हैं, और जिसे इंग्लिश में हम एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो चित्र है इसमें देखिए बच्चों कितने बिंदु हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 2 3 बिंदु हैं, और इन बिंदुओं की स्थिति किस तरह से है हमारे पास कि अगर हम इन्हें मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो परिभाषा ये हुई कि यदि 2 से अधिक 3 या 3 से अधिक बिंदुएं इस प्रकार हो क्षैतिज पे कि अगर हम उसे मिलाएं तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो, तो उसे हम कहते हैं संरेख या कहते हैं कोलिनियर। उसके विपरीत नीचे देखते हैं हम 3 बिंदु यहाँ पे भी हैं जिसका नाम ABC है, लेकिन ये इस तरह से है कि अगर हम इसे मिला रहे हैं तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है, एक बंद आकृति प्राप्त हो रही है। जब 3 बिंदुएं एक सीध में थे इसे हम संरेख या कोलिनियर कहते हैं, लेकिन ये एक सीध में नहीं हो तो इनको मिलाने पे एक सीधी रेखा के बजाय एक बंद आकृति हमें प्राप्त होती है। और ये बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं तो इसे हम नॉन कोलिनियर या असंरेख कहते हैं। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ बच्चों, यही स्पष्ट हुआ कि यहाँ से ये स्पष्ट हुआ कि अगर 3 बिंदुएं एक ही सीध में हो तो उस स्थिति में हमें जो है क्या प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा में हो तो उसे हम संरेख या कोलिनियर कहते हैं, और यदि ये एक सीध में ना हो तो इसे हम नॉन कोलिनियर कहते हैं। और नॉन कोलिनियर बिंदु से ही हमें जो है वो त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आप अपनी किताब को खोलेंगे, उसमें क्रियाकलाप 1, तो देखिए आपके सामने प्रश्न है, नीचे प्रत्येक चित्र में 3-3 बिंदु दिए गए हैं, क्या इन 3 बिंदुओं को रेखाखंड द्वारा मिलाकर आप त्रिभुज बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस में त्रिभुज बना पा रहे हैं और किस में नहीं। तो बच्चों ये असंरेख है, तो इस तरह से ये त्रिभुज बन गया। इसको मिला के देखते हैं, ये भी एक सीध में नहीं थे, मतलब असंरेख थे, त्रिभुज बन गया। ये तीनों एक सीध में है तो ये संरेख है, तो यहाँ पे त्रिभुज का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे संरेख है इसलिए त्रिभुज नहीं बना। इस आकृति में भी हमारा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, अर्थात हम देख रहे हैं कि जो असंरेख है, एक सीध पे नहीं है, वहाँ पे त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। असंरेख होती हैं वहाँ त्रिभुज का निर्माण होता है, और एक सीध में रहती है वहाँ पे त्रिभुज का निर्माण नहीं होता। बच्चों अब इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखिए और बताइए दोनों में क्या फ़र्क है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो 2 रेखाएं हैं आके शीर्ष पे मिल रही हैं, यहाँ पे भी मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिल रही हैं। तो बच्चों स्पष्ट है यहाँ पे कि ये जो है ये एक त्रिभुज है, और जो दूसरा वाला है ये त्रिभुज नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को, ये बंद नहीं है, यहाँ पे बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यहाँ आकृति बंद नहीं है तो इसे त्रिभुज नहीं कहते। इसलिए परिभाषा देते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के अंग, जिस तरह से हमारे शरीर के अंग होते हैं, आपने पढ़ा है पौधों के अंग होते हैं, उसी तरह त्रिभुज के क्या ये 3 अंग हुए, उसकी होती है 3 भुजाएं। क्या होती है बच्चों, 3 भुजाएं। देखिए यहाँ पे अगर हम नाम दे रहे हैं इसे A, ये हमारा हुआ B, इसे हमेशा हमें कैपिटल लेटर में देना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भुजाओं के नाम को। तो A शीर्ष, B शीर्ष, 2 रेखाएं मिल रही हैं, और C शीर्ष, और इसमें भुजा कितनी हुई, AB ये वाली एक भुजा हुई, BC भुजा हुई, और इस तरह से एक भुजा हुई
CA। और इसका नाम भी बच्चों इसी तरह से आप लिखेंगे AB, BC, CA। ठीक है। इसके बाद बारी आती है कोण की। हमने पहले ही समझा है कि दो रेखाएं जहाँ मिलती है इसके बीच का जो फैलाव होता है इसे हम कोण कहते हैं। तो यहाँ पे कितने तो कोण हैं बच्चों, देखते हैं, 1, 2 और ये 3 अंतःकोण हैं। इनके नाम किस तरह से लिखे जाएंगे? चलिए हम पहला लेते हैं कोण, ये वाला। तो इसका नाम होगा, इसे बीच में रखेंगे जिस कोण को ले रहे हैं जहाँ पे रेखाएं मिल रही हैं, और बाकी आजू बाजू तो कोण BAC। नाम पहले कोण की आकृति बनाएंगे, कोण BAC, ये पहला हुआ कोण BAC। दूसरा होगा ये वाला, अगर हम कोण 2 लें तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों? ये बीच में आना चाहिए, ये वाला लेटर बीच में आना चाहिए, कोण ABC। तो ये हुआ कोण ABC। इसी तरह से अब C लेना है 3 नंबर, तो ये बीच में आना चाहिए, तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों? कोण BC और ये A। ठीक है। अब अगली पारी आती है, 3 शीर्ष होते हैं इसको, तो हमने क्या बताया, 2 भुजाएं जहाँ पे आके मिलती है उसे हम शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष क्या क्या होंगे बच्चों? A, B, C। तो इस तरह से हमने आज देखा कि त्रिभुज के क्या क्या अंग होते हैं, 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष। ये त्रिदेव की तरह होता है, यहाँ पे हर चीज़ 3-3 दिखाई दे रहा है। अब हम इस चित्र में भी देख सकते हैं, अभी आपको बताया है कि दो ये शीर्ष हैं 3 यहाँ पे, ये जो अगली है इसे हम कहते हैं कोण कहते हैं, और उसके बाद जो है AB एक भुजा है, BC एक भुजा है और CA एक भुजा है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम त्रिभुज के बारे में और कुछ जानेंगे। जैसे आप एक बच्चे हो, आपके बारे में अगर परिचय प्राप्त करना है तो हम क्या बोलेंगे? आपका क्या नाम है, आपका घर कहाँ है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, फलाना फलाना। तो इस तरह से आपका परिचय मिलता है। तो आज हम त्रिभुज का पूरा परिचय लेंगे। तो त्रिभुज के परिचय में एक गतिविधि के माध्यम से हम कुछ समझने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे है, कोणों को बराबर चाप से काटा। ये क्या है? आपने अपने कंपास में प्रकार देखा होगा, प्रकार में अच्छे से पेंसिल को फंसाना है, एक पुट्ठे या कागज को लेके उसमें त्रिभुज की आकृति बनाना है। अब आपने देखा होगा कि तोरण अलग टाइप का बनता है, बड़ी बहन और छोटी बहन ने पराठा बनाया तो उसकी भी आकृति और साइज अलग है ना। तो त्रिभुज तो एक से ज़्यादा प्रकार के हैं, तोरण बनाया, पताका देखा आपने, तो सारे अलग अलग हैं। तो ठीक है, हम देखेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। तो चलिए पहले तो हम अंतःकोणों के बारे में बात कर रहे हैं और ये एक गतिविधि कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रकार लेके एक त्रिभुज की आकृति काट के एक कागज को रखा है, उसके बाद उसके तीनों कोने में देखिए, ये एक कोना है जो शीर्ष कहते हैं हम जिसे, वहाँ रख के उसको प्रकार को फैलाएंगे, जितना फैलाते हैं उसे उसकी त्रिज्या कहते हैं, और जो उससे लाइन खींचते हैं उसको चाप कहते हैं। तो हम यहाँ पे रख के इस तरह से एक जो है चाप काटेंगे। अब इसे हिलाएंगे नहीं, फिर दूसरे सिरे पे रख के हम ऐसा चाप काटेंगे, फिर तीसरे शीर्ष पे रख के हम इसका चाप काटेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? इसके बाद क्या करेंगे, हम इन तीनों कटे हुए टुकड़ों को काट देंगे कैंची से और अलग कर देंगे। उसके बाद तीनों को हम एक के बाजू में एक रखेंगे। तो देखिए नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये चांदा दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ये चांदा और ये दोनों की आकृति आपको एक जैसी दिखाई दे रही है, दोनों की आकृति। तो आपने चांदा को पढ़ा होगा कि ये 180 अंश का होता है, आप ध्यान से देखे होंगे। तो इस तरह से हमें ये भी 180 अंश का कोण मिला। तो क्या सिद्ध हुआ बच्चों, त्रिभुज के ये जो तीनों हिस्सों को हमने काटा और इसको जोड़ा तो ये कितना हमें प्राप्त हो रहा है, 180 अंश। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और गतिविधि करते हैं और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमेशा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। वो गतिविधि के माध्यम से आप देखेंगे करके, और ये एक दूसरी गतिविधि आपके सामने आ रही है। इस गतिविधि में भी यही करना है कि आपको कैंची और पेज लेने हैं और अलग अलग बिना नाप के आपको त्रिभुज काटने हैं। ठीक है, त्रिभुज काटने के बाद आप चांदे से इसको नापना सीख चुके हैं पूर्व की कक्षाओं में।
यहाँ पे आप चांदा इस तरह से रखेंगे और इस कोण का नापेंगे। जैसे मेरा उदाहरण के तौर पे ये 60 अंश आया है, आपका अलग भी हो सकता है। उसके बाद ये पुट्ठे को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ लेंगे, अपना नीचे की तरफ इस हिस्से को कर लेंगे और उसके बाद इसको नापेंगे। जो भी आया है आप लिखेंगे, यहाँ पे नापेंगे और इस तरह से तीनों कोणों को नापेंगे। उसके बाद 3 के मानों को जोड़ देंगे। ये हमेशा 180 अंश आएगा। अभी हमारा 60 आया है, आपका 50 40 कुछ भी अलग आ सकता है, लेकिन योग हमेशा कितना आएगा बच्चों? 180 अंश। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? इस गतिविधि से भी हमने सीखा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हम आपको कुछ प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हैं, क्योंकि आप करके देखेंगे तभी मानेंगे। विज्ञान और गणित विषय है ही ऐसा कि हम करके सीखते हैं और उसे करे बिना हम उसे सत्य नहीं मानते बहुत। तो चलिए, इसके तहत आप कुछ अलग अलग टुकड़े लेंगे, त्रिभुज के अपने काटेंगे और उसके बाद फिर इसके तीनों कोणों को नापेंगे और जोड़ेंगे। क्या आपको ये समझ में आएगा? फिर देखेंगे आप कि वो हमेशा त्रिभुज के तीनों अंदर की तरफ ये कोण बन रहे हैं, इसलिए इसे अंतःकोण कहते हैं। तो क्या वो हमेशा 180 अंश हैं? तो अब बच्चों आप इसे करके देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप अपने अभ्यास प्रश्न के क्रियाकलाप 3 में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको भी माप के लिखना है और उसके बाद उसको जोड़ना है। तो हम उसके बाद ये देखते हैं, हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं जो आपकी किताब से हैं। यहाँ पे हमको इन कोणों को नापना है और जैसे कोण ए को नापा तो कोण ए का मान यहाँ पे लिखेंगे 37 चित्र का, कोण बी का मान यहाँ लिखेंगे, कोण सी का मान यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ तीनों को जोड़ देना है और देखना है क्या वो 180 अंश प्राप्त हो रहा है या उससे कम या ज़्यादा। यही प्रक्रिया आप इन तीनों कोणों को नाप के यहाँ पे इसके मान लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर उसको जोड़ देंगे। इसी तरह से अगले चित्र में करेंगे, इसके मान नाप के लिखेंगे यहाँ पे और फिर उसे जोड़ देंगे और इस तरह से आप ये काम पूरा कर लेंगे बच्चों। और आप देखेंगे कि क्या अंतःकोणों का योगफल हमेशा 180 अंश आ रहा है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बहिष्कोण और अंतःकोणों में क्या संबंध है, क्या रिश्तेदारी है, देखते हैं, ठीक है। तो ये एक मॉडल बनाया है, ये मानक रूप है, ये एग्जैक्टली राइट नहीं होता क्योंकि ये मॉडल है, ये उसे समझने में हमें सहायता प्रदान करता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या है हमारे सामने बहिष्कोण। तो बहिष्कोण का मतलब क्या होता है? बहिष्कोण का मतलब होता है कि बाहर बना हुआ कोण। तो ये अगर मान लो हमारा एक त्रिभुज है तो इसमें एक ये बाहर कोण बनाया, एक भुजा को बढ़ाया। चलिए हम दूसरी भुजा को बढ़ाते हैं और इसी तरह से इस तीसरी भुजा को बनाते हैं। तो एक बहिष्कोण मिला बाहर बनने वाला कोण, दूसरा हमको यहाँ पे मिला बहिष्कोण बाहर बनने वाला और तीसरा हमको यहाँ पे मिला बहिष्कोण जो बाहर बन रहा है। अब हम देखेंगे कि ये जो बाहर बने और अंदर में भी 3 कोण हैं हमारे। एक पहला, अगर इसको ये 1 2 3 दे दिया है हमने, ये हो गया हमारा 4, ये हुआ 5 और ये हुआ 6। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गतिविधि, ये और ये उठा के अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये पूरी की पूरी जगह को, यहाँ के क्षेत्र को कवर कर लेगा। अर्थात निष्कर्ष ये निकला कि कोण 1 का मान जो है वो कोण 2 धन ये अंदर वाला कोण 4 धन कोण 5 के बराबर होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि बहिष्कोण का मान दूरस्थ 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। दूरस्थ शब्द का प्रयोग किया, इसके सामने का अंतःकोण ये है, इसे नहीं लेना है। तो इससे दूरस्थ कौन कौन से होगा बच्चों? ये होगा और ये होगा। तो इन दोनों का योगफल इस बहिष्कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इस बहिष्कोण का मान उसके साथ वाले इसको हम छोड़ देंगे और इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसी तरह से इस बहिष्कोण का मान क्या होगा? इसको हम छोड़ देंगे और ये कोण 1 और कोण 4 के योग के बराबर होगा। तो यही बहिष्कोण और अंतःकोणों में संबंध होता है। इस तरह से हमें ये पता चला कि त्रिभुज के बहिष्कोणों का मान 2 दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है हमेशा। अब बारी आती है त्रिभुज के प्रकार के। हम पराठा बनाए तो देखे भाई अलग अलग लोगों की अलग अलग बनी। इसी तरह से तोरन तो हम जब बनाते हैं स्कूल में तो एक जैसा रख के बनाते हैं ताकि सुंदर दिखे।
लेकिन हम पताका देखते हैं तो सभी के घरों में अलग अलग आकृति की होती है। तो आखिर ये सब त्रिभुज है, लेकिन इसकी डिज़ाइन अलग अलग दिखी, मतलब उसकी साइज़ जो है और शेप जो है थोड़ा अलग अलग दिखा। हालांकि सभी तीनों भुजाओं से मिलके बनी थी, सभी त्रिदेव हैं, 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष हैं, लेकिन उनकी आकृति में भिन्नता थी। तो हम आज त्रिभुज के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं आगे। तो त्रिभुज के प्रकार जो हैं कोणों के नाप के आधार पे भी होते हैं और भुजा के नाप के आधार पे भी होते हैं। मतलब त्रिभुज की कोणों को नाप के देखेंगे और भुजाओं की नाप के आधार पे 3 प्रकार बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। ये एक मॉडल है, जिस मॉडल का चित्र है जो आपके सामने है, न्यून कोण त्रिभुज। अगर आप इनके कोणों को ध्यान से देखेंगे तो सारे 90 अंश से कम हैं। अगला हम इसको पीपीटी के माध्यम से जो चित्र बना है उस पर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज को एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण है। ये तीनों कोण न्यून कोण है। न्यून कोण अर्थात क्या होता है? 90 अंश से कम का कोण। 90 अंश से कम का जो कोण होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। 0 अंश से 90 अंश के बीच का कोण जो होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनी बच्चों? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण जो हैं, तीनों अंतःकोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज की आकृति आपको एक मॉडल के रूप में दिखाई दे रही है, जिसे हम इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको पीपीटी में देखते हैं। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण देखिए आपको कैसा दिखाई दे रहा है। एक कोण आपको 90 अंश का दिखाई दे रहा है। 90 अंश के लिए कोण की आकृति इस तरह से सीधी लाइन से बनाते हैं, जबकि हम बाकी कोणों को इस तरह से वक्र की आकृति का बनाते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश है, बाकी 2 न्यून कोण हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण, कम से कम की बात कर रहे हैं क्योंकि 2 हो ही नहीं सकता। देखिए ज़रा, हम 2 करेंगे तो क्या होगा? 90 धन 90 बराबर आ जाएगा 180 अंश। तो 2 में ही 180 हो जाएगा। और अभी अभी हमने गतिविधि से सीखा है कि 3 कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, तीनों अंतर का। तो तीसरे के लिए हमारे पास बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ समकोण त्रिभुज? पहले हमने न्यून कोण देखा, फिर समकोण। अब देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण की ये जो है हमारे सामने एक मॉडल है। अब हम पीपीटी में हमारे सामने एक चित्र है अधिक कोण का। तो इसको यदि आप ध्यान से देखें तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो एक त्रिभुज है हमारा, ठीक है, इसमें एक कोण अधिक कोण है। अधिक कोण की परिभाषा क्या होती थी बच्चों? 90 अंश और 180 अंश के बीच के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो उसका मान 90 से अधिक और 180 अंश से कम होना चाहिए। 180 एक सीधी रेखा होती है। तो इसके लिए भी परिभाषा क्या हुई बच्चों? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कम से कम एक कोण, है ना, कम से कम बोले या अधिक से अधिक बोले, दोनों ही स्थितियों में, क्योंकि हम एक से ज़्यादा अगर समकोण नहीं बना सकते तो अधिक कोण भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो तो और 90 अंश से भी ज़्यादा होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 प्रकार हमने देखे कोणों की माप के आधार पर, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब हम बच्चों भुजाओं की माप के आधार पर देखेंगे। तो उसमें पहला है समबाहु त्रिभुज। तो बच्चों ये एक मॉडल आपके सामने है। अगला हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका संधि विच्छेद करोगे तो सम का मतलब क्या होता है बच्चों? सम का मतलब होता है बराबर, और बाहु मतलब क्या होती है बच्चों? भुजा। क्या होती है? भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, अर्थात जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। तो अगर ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो परिभाषा क्या बनी? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर माप की होती है। हम भुजाओं के माप के आधार पर प्रकार देख रहे हैं। तो बराबर माप की होती हैं तो उसे समबाहु
त्रिभुज कहते हैं। एक चीज़ और याद रखना है, बराबर भुजाओं के सामने का कोण, जैसे ये भुजा के सामने का कोण ये कहलाएगा, इस भुजा के सामने का कोण ये कहलाएगा, इस भुजा के सामने का कोण ये कहलाएगा। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों भुजा बराबर है तो इन दोनों के सम्मुख ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर होंगे, और बराबर की स्थिति में तीनों ही 60-60 अंश के होंगे। अब अगली पारी आती है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो चलिए हम इसके पीपीटी में देखते हैं। सम यानी बराबर, और द्वि मतलब क्या हुआ बच्चों, द्वि यानी हुआ दो, द्वि यानी क्या हुआ दो, तो सम यानी बराबर और द्वि यानी दो और बाहु यानी भुजा। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या स्पष्ट हुई कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, बराबर माप की हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। द्वि यानी दो, तो ये दो भुजा बराबर है। कोणों में संबंध भी देख लेते हैं साथ में, इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये। अगर दो भुजा बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण, इसके सम्मुख ये, इसके सम्मुख ये, सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगला चलते हैं हम, विषम बाहु त्रिभुज। देखिए बच्चों यहाँ पे विषम, विषम यानी क्या होता है, विषम यानी होता है असमान माप का। क्या होता है, असमान माप का। तो असमान माप का हम देखते हैं त्रिभुज, तो अगर मान लो ये भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, तो ऐसी स्थिति में कोई सी भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो परिभाषा क्या हुई बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस तरह से ये हमारी प्रयोगशाला है। आप भी अपनी शालाओं में इस तरह से समझते जाएंगे, उसे एकत्रित करते जाएंगे और प्रयोगशाला बनाएंगे। यहाँ पे आपको कहीं पे त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही है। इस तरह से हमें सीखने में सुविधा होता है, हमें अमूर्त चीज़ों को मूर्त के रूप में देखने को मिलता है, जिससे हमें हमारा गणित जो है पढ़ना बहुत ही रोचक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास प्रश्नावली 9 आएगा, इसको हम हल करते हैं। यदि हमने ध्यान से कक्षा को समझा है तो हम प्रश्नावली का जो प्रश्न है उसको हल कर पाएंगे। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथन लिखिए जिनमें से आप सत्य कथन छांट कर लिखिए और असत्य को सुधार कर लिखिए। मतलब हर हाल में आपको सही बताना है। पहला प्रश्न, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। तो चलिए बच्चों, ये अभी हमने आपको नहीं बताया है, यहीं पे बताते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। त्रिभुज में नाम जो है कैपिटल लेटर से ही लिखे जाते हैं, ABC। इसके साथ ही आपको एक बात और समझा दें जो आप आगे की कक्षाओं में देखेंगे। ये कोण A है, ये वाला जो शीर्ष है A है, तो इसके सामने की भुजा को हम स्मॉल लेटर A में प्रदर्शित करते हैं। ये B है तो ये स्मॉल लेटर B में भुजा होगी, ये C है तो ये स्मॉल लेटर C में होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ कहा जा रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी नहीं हो सकती। तो बच्चों नियम ये होता है कि किसी भी दो भुजा का योग करें, जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे A धन B, ये और ये किसी दो भुजा का योग किए, और ये तीसरी भुजा जो है इनके बीच क्या संबंध होगा, तो योग की हुई भुजा हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरह अगर हम B और C को जोड़ते बच्चों, तो हमारा क्या बचा है A, तो ये योग वाला ही हमेशा बड़ा आता है, यानी तीसरी भुजा छोटी होती है किसी दो भुजाओं के योगफल से। और एक स्थिति क्या देख सकते हैं हम, अगर हम C और A को जोड़ें तो ये हमेशा बड़ी होगी किससे, B से। तो ये जो है हमारा कथन क्या हो गया बच्चों, असत्य हो गया। तो इसे सुधार के आप लिखेंगे, किसी त्रिभुज में एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से छोटी होती है ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजा, अब भी हमने समझा है कि बराबर नहीं होती। क्या होता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा शेष दो भुजाओं के योग से क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है बच्चों, देखते हैं यहाँ पे क्या हम सुधारेंगे।
कि बराबर नहीं होती, हम पेन का कलर चेंज करते हैं, छोटी होती है। बराबर की जगह क्या आ जाएगा, छोटी, यानी योग जो रहता है वो बड़ा रहता है और तीसरी भुजा जो है वो छोटी होती है उन दोनों के योग से। किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण होता है तो त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, ये आपके अभ्यास पुस्तिका से प्रश्नावली से ही है। किसी त्रिभुज में दो कोण 90 अंश के हो सकते हैं। बच्चों हमने देखा है कि दो अगर 90 के होंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि तीसरे के लिए बचेगा ही नहीं, तो ये जो है असत्य है। तो हम लिखेंगे किसी त्रिभुज में दो कोण 90 अंश के नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यून कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का माप न्यून कोण होना जरूरी है। न्यून कोण त्रिभुज है अगर कोई सा भी, तो तीनों कोण का माप जो है वो न्यून कोण होना जरूरी है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि एक इस तरह के हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें एक कोण 90 अंश है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो न्यून कोण में क्या होता था, तीनों कोण जो है वो न्यून कोण होते थे, तो बिल्कुल ये सही है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के दो कोणों के माप दिए हुए हों तो तीसरा कोण निकाला जा सकता है। अभी हमने सीखा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश है, तो हम जो दो कोण दिए हैं उसका मान हम लोग जोड़ के निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो उत्तर आया है उसको 180 में से घटा लेंगे, क्योंकि 180 में तीनों का योग होता है, तो जो हमारा दोनों को जोड़ के आया है उसको 180 से घटाएंगे और तीसरे कोण का मान निकल जाएगा, निकाल सकते हैं। तो ये सही हुआ। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, परंतु तीनों कोण, यहाँ पे ध्यान देंगे ये कोण है, तीनों कोण बराबर नहीं होते। गलत है। हमने अभी पढ़ा था कि अगर तीनों भुजा बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, और इस तरह से दो दो भुजा बराबर लेंगे और उसकी सम्मुखीय इसकी सम्मुखीय, तो इस तरह से तीनों कोण हमें बराबर मिलेंगे, तो ये असत्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। हाँ, हमने ये प्रमेय पढ़ा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होती है। हमने देखा कि अगर हम समबाहु बना रहे हैं अर्थात तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो 180 का प्रसाद किस तरह से बटेगा, सबको बटेगा 60-60 ही बटेगा, क्योंकि बराबर बटना है। तो यहाँ पे और बोला जा रहा है कि न्यून कोण होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो हाँ, अगर तीनों कोण 60-60 अंश के अर्थात न्यून कोण बन रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, न्यून कोण त्रिभुज। अब ये प्रश्न दूसरा में आते हैं। हम प्रश्न एक को देख रहे थे, अब प्रश्न दूसरे में आते हैं। त्रिभुज के दो कोण 65 अंश और 75 अंश हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एग्ज़ाम में जैसे लिखना है आपको हमेशा लिखने पे भी ध्यान देना है। इस तरह से हल लिखेंगे। उसके बाद दो कोण का योग हमें दिया है, कितना होगा, हम लिखेंगे 65 अंश धन 75 अंश, और इन दोनों को चलिए जोड़ दीजिए। 5 और 5 10 का शून्य, हाथ से लेख 7 7 14, 140 अंश। तो तीसरा कोण जो है बच्चों वो क्या होगा, हमारा तीसरा कोण जो है कुल है हमारा 180 अंश, उसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरह से हमें मिलेगा 40 अंश। और प्रश्न की भाषा में हम बच्चों उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे दो कोणों का योग है, ये दो कोणों का योग। उत्तर लिखेंगे तीसरा कोण 40 अंश होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए, इस तरह से आपको हल करना है। अगला प्रश्न है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश है, तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको दो कोण दिए हैं, डायरेक्ट नहीं दिए हैं, इनडायरेक्ट दिए हैं, हमें समझना है। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हम किसको कहते थे, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। इस आकृति का मतलब ही 90 अंश होता है। तो एक कोण हमें 90 अंश दिया हुआ है और एक कोण कितना दिया है बच्चों, 45 अंश। ठीक है, तो इस तीसरे को हमें ज्ञात करना है। तो 90 धन 45 कितना हो जाएगा, 5 9 4 13 है ना, 135 अंश। तो हम 180 में से तीसरा कोण जब हम ज्ञात करेंगे तो 180 में से 135 को
घटा देंगे। तो घटाइए, चलिए 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, तो इस तरह से आया 45 अंश। ये 90 अंश, तो वैसे भी 45 45 फिर हम उत्तर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। अब प्रश्नावली का अगला प्रश्न देखते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? तो ये हम देख चुके हैं बार बार। कितना होता है बच्चों? इसमें होता है 60 अंश। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसी तरह से तीनों कोण बराबर होते हैं, तो सभी का मान 60 अंश होगा, फिर 60 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के माप के योग के बराबर है तो क्या वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा? बच्चों यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले हम जो दिया गया है उसका चित्र बनाते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण का माप है ना, तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे किसी भी त्रिभुज का एक कोण का माप अन्य दो कोणों के बराबर है। तो अगर हम ये 45 अंश लेते हैं, ये 45 अंश है, तो इन दोनों का योग यहाँ पे, क्योंकि हम अधिकतम योग जो है वो 90 ले सकते हैं, ये आप जानते हैं, तो अधिकतम 90 लेंगे। तो यहाँ पे 45 45 हमने लिया, पर यहाँ पे ये दो कोणों के माप के योग के बराबर है, तो क्या वह समकोण त्रिभुज होगा? यहाँ 90 लिया, यहाँ 45 और 45 लिया, यहाँ पे हम 60 अंश और 30 अंश भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए। तो अधिकतम हम 90 ही ले सकते हैं। ठीक है, अधिकतम जो है हम 90 ही ले सकते हैं, तो 90 लिया। तो इस स्थिति में यहाँ पे एक कोण जो है वो समकोण बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने सीखा क्या क्या। तो क्या हमने ये सीखा? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र है, घिरा है, और उसकी आकृति जो है वो भी बंद होती है, बंद आकृति। जब एक त्रिभुज एक बंद आकृति है, यदि तीनों त्रिभुज भुजाएं मिलकर बंद आकृति नहीं बनाती तो त्रिभुज नहीं बन सकता, अर्थात ये बंद आकृति होनी चाहिए। अगर ये खुली आकृति है तो इसे हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। शीर्ष भुजा एवं कोण त्रिभुज के भाग हैं, और हमने देखा त्रिदेव की तरह ये सारे 3 3 हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो दो समकोण के बराबर होता है। यानी हमने देखा था तीनों कोण 180 अंश का होता है, इसे हम अन्य शब्दों में दो समकोण भी कह सकते हैं। त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना हुआ बहिष्कोण त्रिभुज में स्थित दूरस्थ अंतः कोणों की माप के योग के बराबर होता है। ये भी हमने देखा है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम। और क्या सीखा हमने? भुजाओं की नाप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु तथा विषमबाहु त्रिभुजों में वर्गीकृत किया गया है। इसी तरह से कोणों के नाप के आधार पर त्रिभुजों को न्यून कोण, और कौन कौन सा लिया है हमने? न्यून कोण, समकोण तथा अधिक कोण त्रिभुज में वर्गीकृत किया गया है। विषमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप तथा तीनों कोणों की माप अलग अलग होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं एवं दो कोण बराबर होते हैं। इसी तरह समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज में दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक हो तभी त्रिभुज बन सकता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने त्रिभुज के बारे में सब कुछ जाना। तो अब हम कुछ आपको प्रदत्त कार्य देते हैं जो आपको करके आना है, जो आपका प्रश्न क्रमांक 6 है आपकी अभ्यास पुस्तिका में। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न यहाँ पे। तो हमारा प्रश्न है, क्या निम्न स्थितियों में त्रिभुज की रचना की जा सकती है, हाँ या नहीं? यदि दो कोण समकोण है, यानी दो ठो समकोण है, यानी 90 धन 90 है, तो दो में ही 180 अंश हो गया, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं। जब दो 90 का नहीं कर सकते समकोण का, यदि दो कोण अधिक कोण हो तो इस स्थिति में भी हम नहीं कर सकते। सभी तीनों कोण 60 अंश के बराबर हो तो हम कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज होगा। सभी कोण 60 अंश से अधिक हो तो योग जो है वो 180 अंश से अधिक हो जाएगा, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180 अंश के होते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। तीनों कोण न्यून कोण हो, तो तीनों कोण न्यून कोण है, तो इसको हम करके आप देखेंगे। सभी कोण 60 अंश से कम हो, इसको भी आप करके देखेंगे। इस तरह से ये आपका होमवर्क था। आगे मैं आशा सिंह ठाकुर
थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। और आप जो है त्रिभुज के सारे प्रश्न करेंगे और इस तरह से आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।